Hello everyone. So, in the previous chapter, we have seen the chief ministers, and now in this chapter, we are going to see the state council of ministers. Okay, so let's begin. As the Constitution of India provides for a parliamentary system of government in the state on the same pattern as at the union levels. Okay, so जिस तरह से यूनियन के लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से स्टेट के लेवल पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, चूँकि बोथ सेंटर एंड एट द स्टेट हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्टेट. ठीक है. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसे हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर हेड करता है. इसी के पास रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है. जो गवर्नर है एट द स्टेट लेवल, वो डी ज्योर पावर उसके पास होती है, मतलब बस वो नॉमिनल हेड होता है. बाकी जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर के पास ही होती है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शंस इन द सेम वे एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर्स. ठीक है. जिस तरह से सेंटर के लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर वर्क करता है इन एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट, उसी तरीके से एट द स्टेट लेवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करता है गवर्नर को. ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका डिटेल हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल हैं, ठीक है, जो एक इंडिकेशन देते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. चाहे वो अगर हम फॉर सेंटर गवर्नमेंट के लिए बात करें तो उसके लिए भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. जिस तरह वहाँ पे आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 एक इंडिकेशन देते हैं कि हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसी तरीके से आर्टिकल 163 एंड 164 इंडिकेशन देते हैं कि हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. ओके. आर्टिकल 163 deals with the status of the council of minister, while article 164 deal with the appointment, tenure, responsibility, qualification, oath and salaries and allowance of the ministers. article 163 हम पहले भी देख चुके हैं विद इन चीफ मिनिस्टर्स. वो किस चीज़ से डील कर रहा था? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेटेड स्टेटस से डील कर रहा था कि कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब उनका स्टेटस क्या होगा विद इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ स्टेट. जबकि आर्टिकल 164 भी हमने देखा था, वो किस चीज़ से डील कर रहा था? अपॉइंटमेंट कैसे होगा, टेन्योर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, ओथ एंड सैलरी अलाउंस क्या होंगे इन मिनिस्टर्स के. ओके. अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो आर्टिकल 163 एंड 164 के अंदर मेंशन है उसे हम डिटेल में देखते हैं. आर्टिकल 163 एज वी नो सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर. ठीक है. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो एंड एडवाइस करता है गवर्नर को. ओके. अब इसके अंदर कुछ 3 क्लॉज भी हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं. जो इसके अंदर 3 मेन पॉइंट हैं वो ये हैं. पहला कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर. एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसको हेड कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर हेड करेगा. इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर का काम क्या होगा? वो एड एंड एडवाइस करेगा किसको? गवर्नर को, ताकि वो इसी के एड एंड एडवाइस पे जो गवर्नर होगा वो फंक्शन करेगा. ठीक है. एक्सेप्ट इन सो फार एज ही सी इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज आर फंक्शन इन हिज हर डिस्क्रिशंस. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गवर्नर के पास कुछ उनके पर्सनल डिस्क्रिशंस के पावर भी होते हैं, तो उन मैटर्स को छोड़ के जितने भी फंक्शन होंगे गवर्नर केवल जो एड एंड एडवाइस होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उसी के हिसाब से ही काम करेगा. अब कुछ उसके पर्सनल डिस्क्रिशंस की बात करें गवर्नर की, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें कोई पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं इस्टेब्लिश कर पाती है, तो ऐसे केसेस में ये गवर्नर के पास उसकी पर्सनल डिस्क्रिशन है कि वो किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा. हालांकि इसके लिए कुछ सरकारिया कमीशन हमने देखा था. सरकारिया कमीशन जो 1983 टू 88 के बीच में बैठती है, उसने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए थे कि हाँ, जो गवर्नर है वो ऐसे
एनोनिमसली किसी को भी नहीं अपॉइंट कर सकता, उसके लिए कुछ रूल होना चाहिए, तो उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, वो हम इससे पहले के चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर अ मैटर फॉल विद इन द गवर्नर डिस्क्रिप्शन और नॉट, डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल्स एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही सीज ought not to be have acted in his her discretions, ठीक है। अब गवर्नर कोई मैटर है वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में आता है कि नहीं, इसको डिसाइड कौन करेगा, तो इस पे भी जो फाइनल डिसीजन होगा वो गवर्नर का ही होगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि गवर्नर ही खुद में राजा है, खुद में ही प्रजा है, वो खुद ही ये डिसाइड करेगा कि भाई कौन से मैटर हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो पावर है गवर्नर के पास ही है, ठीक है। अब अपने डिस्क्रिप्शन का यूज करते हुए अगर गवर्नर कोई कोई काम करता है, ठीक है, तो वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, किस ग्राउंड पे, कि भाई ये गवर्नर के डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं आता है, ठीक। कुल मिला के उसकी डिस्क्रिशनरी जो पावर होगी वो काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। इस पॉइंट के कहने का यही मतलब है। द एडवाइस टेंडर बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। जो भी एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगा हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर गवर्नर को, उस एडवाइस को किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं आर्टिकल 164 की, ठीक है। तो आर्टिकल 164 में भी कई पॉइंट है। पहला पॉइंट, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर होगा वो गवर्नर उसे अपॉइंट करेगा, और जो अदर मिनिस्टर होंगे उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उन्हें गवर्नर अपॉइंट करेगा, बट उसका नाम रिकमेंड कौन करेगा, तो चीफ मिनिस्टर उनके नाम रिकमेंड करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर जो अपॉइंट करेगा वो ऐसा नहीं किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। इससे पहले भी हम वाले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं कि उसी आदमी को गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जिसके पास मेजोरिटी होगी, ठीक। However, in the state of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha, there shall be a minister in charge of tribal welfares who may in addition be in charge of the welfare of the scheduled caste and backward class or any other works. Okay. हालांकि कुछ स्टेट की बात करें जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक, ओडिशा हो गया, यहाँ पे एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ, ठीक है, इसका मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर्स, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के या बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए भी अपॉइंट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हाँ कुछ स्टेट है जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक। कौन कौन से स्टेट, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। इनिशियली इसमें बिहार भी था, बट बिहार को 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के थ्रू इससे बाहर कर दिया गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात। अच्छा, अब जो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है, आखिरकार क्यों इसे यहाँ पे मेंशन किया गया है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट। तो जनरली क्या होता है कि सारे स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंपोजिशन होता है वो लगभग सिमिलर होता है, बट अगर किसी स्टेट में कुछ अलग है या कोई अलग टाइप की मिनिस्ट्री है तो उसको भी यहाँ पे अलग से दिखाया गया है। दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ दिस पैरा, ओके। सेकेंड पॉइंट है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ओके। जैसे हमने सेंटर में देखा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनकी टोटल स्ट्रेंथ जितने भी मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, जैसे कि हम लोकसभा की बात करें सेंटर पे 545 मेंबर्स थे, ठीक है, तो उनके केवल 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। उसी तरीके से स्टेट में भी यही 15% का ही कॉन्सेप्ट है जो कि एकदम पैरेलल है विद सेंटर। बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके किसी भी स्टेट में 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस प्रोविजन वॉज एडेड बाई 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ये जो कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम 12 तो होंगे ही, मैक्सिमम 15% हो सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये प्रोविज़न 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर ऐड हुआ होगा। अब अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि 91st अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 का है उसी में जो ये डिफेक्शन में जो मर्जर का कॉन्सेप्ट था, ठीक, स्प्लिट नहीं। जैसे पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर 1/3 स्प्लिट करते हैं तो वो
डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आएगा। बट 2003 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कर दिया गया था कि केवल मर्जर के केस में ही डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ठीक, मैं इस चीज़ को क्यों यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली अभी काफ़ी न्यूज़ में ये चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का केस हो, चाहे वेस्ट बंगाल का केस हो, चाहे फिर राघव चड्ढा दिल्ली राज्यसभा स्टेट जो दिल्ली आम आदमी पार्टी थी, राघव चड्ढा जो राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने भी मर्ज कर लिया विथ टू थर्ड से भी ज़्यादा मेंबर्स लेके वो गए हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी के उन्होंने बीजेपी के साथ मर्ज किया है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसी वजह से मैंने सोचा कि एक्सप्लेन कर देते हैं। ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a ministers। ठीक है, दोनों हाउसेस की बात यहाँ पे की जा रही है कि स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस में, मतलब किसी भी हाउस का मेंबर हो, भले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है किस ग्राउंड पे, डिफेक्शन के ग्राउंड पे, तो वो मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन भी किसके थ्रू ऐड हुआ, तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ऐड हुआ था। ठीक, फोर्थ पॉइंट है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर्स। मिनिस्टर कब तक ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे, जब तक गवर्नर चाहेगा। अब फिर यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि ऐसा नहीं कि गवर्नर जिसको मन कहेगा वो निकाल देगा ऑफिस से। चीफ मिनिस्टर जब रिकमेंड करेगा तभी निकालेगा। किन केसेस में चीफ मिनिस्टर रिकमेंड कर सकता है, इस केसेस में कि जैसे जो विप की डायरेक्शन है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसको जो मेंबर्स है मान नहीं रहा है, या चीफ मिनिस्टर से उसका व्यू पॉइंट थोड़ा अलग है, तो ऐसे केसेस में चीफ मिनिस्टर रिकमेंड कर सकता है गवर्नर को कि आप इनको ऑफिस से निकाल दीजिए। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट का यही मतलब है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जैसे सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते थे, उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होंगे कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो स्टेट के, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी टू ए मिनिस्टर। हमने इससे पहले चैप्टर में देखा था कि गवर्नर जो होता है चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाता था उसके ऑफिस की, और जो सेक्रेसी की ओथ है वो दिलाता था, सेम वो मिनिस्टर्स को भी दिलवाएगा। ठीक, ए मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर्स। ओके, मान लो कोई पर्सन है, उसे एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, वो जो हाउस है उसका मेंबर नहीं है, दोनों हाउस में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, बट उसको मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया, तो उसको विद इन 6 मंथ जो हाउस की मेंबरशिप है उसको लेनी पड़ेगी। अगर वो विदाउट मेंबरशिप मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करता है तो 6 मंथ के बाद वो उसकी जो मिनिस्ट्री की पोस्ट होगी वो सीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन बिना हाउस का मेंबर हुए 6 मंथ से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं रह सकता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। सेम चीफ मिनिस्टर के कॉन्सेप्ट में भी हमने यही देखा था। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ए मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो सैलरी क्या होगी या अलाउंस क्या होंगे किसी मिनिस्टर के, उसे कौन डिटरमाइन करेगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। आर्टिकल 166 की बात करते हैं, किस चीज़ से डील करता है, तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मतलब गवर्नमेंट जो स्टेट की होगी वो अपने बिजनेस को कैसे करेगी उससे डील करता है आर्टिकल 166। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होगा, भले जो पावर होगी एग्जीक्यूटिव की वो एक्सरसाइज की जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स, बट किसके नेम से की जाएगी। ठीक है, तो गवर्नर के नेम से पावर एक्सरसाइज की जाएगी। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के नेम से जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेल्प से पावर एक्सरसाइज करता था, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ स्टेट में भी है। ठीक है, ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ गवर्नर शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल टू बी मेड बाय द गवर्नर। हमने सेंटर में भी ये देखा था कि अब देखो कोई भी जो वर्क होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव किसके नेम पे करती है, तो गवर्नर के नेम पे करती है। अब ये गवर्नर का स्टैंप हर चीज़ पे लगता है। ठीक है, गवर्नर ही फाइनली उस पर जब स्टैंप लगाता है तब कोई काम माना जाता है। ठीक है, वैलिड माना जाता है। बट मान लो अगर किसी ने फर्जीवाड़ा कर दिया, अगर कुछ रूल ही नहीं बना कि हाँ उसके स्टैंप का कैसे यूज होगा, तो फर्जीवाड़ा होने का भी तो चांस है। तो किस तरह से उसके स्टैंप का यूज़ होगा वो भी कौन डिटरमाइन करता है, तो गवर्नर डिटरमाइन करता है। ठीक है,
अब फर्दर द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट विच इज सो ऑथेंटिकेटेड shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the governor. अब गवर्नर ने उसके जो ऑर्डर या अदर इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा, उससे रिलेटेड उसने रूल बना दिया गवर्नर ने। अब उस रूल को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि किस बेसिस पे कि ये गवर्नर के थ्रू ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है। मतलब एक बार अगर गवर्नर ने ऑथेंटिकेट कर दिया, आप ऐसा नहीं कि आप उसे कोर्ट में लेके पहुंच जाएं कि गवर्नर ने तो इसे ऑथेंटिकेट ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये है, अगर गवर्नर ने एक बार किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट कर दिया तो वैलिड माना जाएगा, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। गवर्नर चाहे तो रूल भी बना सकता है, किस लिए, ताकि जो बिजनेस है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का वो ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से किया जा सके, उससे रिलेटेड रूल भी बना सकता है। ठीक, एंड फॉर एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ ए सेट बिजनेस इज सो फार एज इट इज़ नॉट बिजनेस विथ रिस्पेक्ट टू विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट एट हिज हर डिस्क्रिशंस। ओके, जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको जो बिजनेस एलोकेट करता है, कौन एलोकेट करता है, फाइनली तो गवर्नर ही एलोकेट करता है ना, चीफ मिनिस्टर उसे रिकमेंड करता है, गवर्नर ही फाइनली उसे जो है एलोकेट करता है। ठीक, अनलेस अनटिल उसे किसी मतलब खुद के डिस्क्रिशन के अंदर, अगर उसके पर्सनल डिस्क्रिशन के अंदर कोई मैटर नहीं आता है, तो वो जो बिजनेस होगा, ठीक है, वो मिनिस्टर के को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, तो वो गवर्नर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, Governor shall make rules for more convenient transaction of the business of the government of state and for the allocation among ministries of said business in so far as it is not business with respect to which the governor is required to act at his her discretion। देख चुके हैं हम इसको। आर्टिकल 167 की बात करें तो ये कुछ चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ से रिलेटेड बातें करता है। चीफ मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं अंडर आर्टिकल 167, जैसे कि चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, वो गवर्नर को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, किस चीज़ को, वो सारे मैटर जो कि स्टेट के अफेयर्स से रिलेटेड हैं या कोई लेजिस्लेशन प्रपोज किया गया है विद इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट करेगा चीफ मिनिस्टर किसको, गवर्नर को। ठीक, अगर इन सारे मैटर से, चाहे वो स्टेट के अफेयर्स का मैटर हो या कोई लेजिस्लेशन का प्रपोजल आया हो विद इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गवर्नर खुद से भी मांग सकता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है, इफ़ द गवर्नर सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। अब देखो, मान लो कोई मैटर हुआ किसी स्पेसिफिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, ठीक है, उस मिनिस्टर ने उस पर डिसीजन अपना लिया। अब अगर गवर्नर को लगता है कि इस मैटर पे केवल इसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने ही डिसीजन लिया है, इसको पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसीडर करवाने की ज़रूरत है, तो वो गवर्नर कह भी सकता है कि भाई आपने अकेले इस पर डिसीजन लिया है, इस पर पहले अच्छे से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ के डिसीजन लो। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 किससे डील करता है, तो ये डील करता है मिनिस्टर्स के राइट क्या होंगे हाउस के अंदर। ओके, तो राइट क्या क्या होंगे, एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली। हर एक मिनिस्टर के पास ये राइट है कि वो असेंबली में पार्ट ले सकता है। जैसे असेंबली की प्रोसीडिंग होती है ना, तो मिनिस्टर के पास ये राइट है कि वहाँ पे वो बैठ सकता है, वहाँ पे अपनी बातें भी रख सकता है असेंबली में। ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की कोई कमेटी है जिसका वो मेंबर एज ए मेंबर जिसमें उस कमेटी में अपॉइंट किया गया है, तो वो उसमें जाके बैठ सकता है। ठीक है, अपनी बातें रख सकता है। बट ही सी शैल नॉट बी इंटाइटल टू वोट, वो वोट नहीं कर सकता। भले वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आके बैठ सकता है, अपनी बातें रख सकता है, उसी तरीके से किसी कमेटी में जिसमें उसका नेम हो, स्टेट लेजिस्लेचर के किसी कमेटी में जिसमें उसका नेम हो, उसमें वो जाके बैठ सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, बट वोट करने की पावर नहीं है। अब क्यों नहीं है वोट करने की पावर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में यही तो डिफरेंस है। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर्स, मतलब जो मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं गवर्नर को, वो किस टाइप के होंगे। तो जैसे देखो,
आर्टिकल 163 प्रोवाइड फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। आर्टिकल 163 हम पहले देख चुके हैं, पैरेलल टू आर्टिकल 74 एट द सेंट्रल लेवल। ठीक, तो आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिसको हेड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे। उनका काम क्या होगा कि गवर्नर को एडवाइस करेंगे और उसी एडवाइस के हिसाब से गवर्नर एक्ट करेगा। ठीक, केवल कुछ मैटर को जिसमें उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है उसको छोड़ दें, तो सारे मैटर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही गवर्नर काम करेगा। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर डिस्क्रिशन, अब देखो गवर्नर अपने पर्सनल डिस्क्रिशन में काम तो करेगा, बट अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि इसके पर्सनल डिस्क्रिशन में ये मैटर आता है कि नहीं, तो उसको वेरीफाई कौन करेगा, गवर्नर ही वेरीफाई करेगा कि भैया ये मेरे डिसीजन के मतलब मेरे डिस्क्रिशन के अंदर ही आता है। ठीक है, वही फाइनली ये चीज़ बताएगा। और इस चीज़ से रिलेटेड जो उसने डिसीजन दे दिया कि नहीं भाई ये मेरे डिस्क्रिशन के अंदर आता है, वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो एडवाइस दिए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू उसको भी किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इंटीमेट रिलेशन दिखाता है किसके बीच में, गवर्नर एंड मिनिस्टर्स के बीच में एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके बारे में हर एक जो बातें कर रहे हैं आपस में हर चीज़ें लीक होती रहें, ऐसा नहीं हो सकता। एक सेक्रेसी के साथ दोनों के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, ताकि पब्लिक पॉलिसी हर किसी को ना पता चले। जो डिज़ायर्ड, भाई कोई भी पब्लिक पॉलिसी जो होती है एक डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए बनाती है। ठीक है, उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि हाँ भाई अब से अब अप्लाई होगी। अगर किसी को पहले ही उन पॉलिसीज़ के बारे में पता चल जाए तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा भी तो उठा सकता है। जिसको पता चल जाएगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल पोजीशन में रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इन शमशेर सिंह केस 1974, शमशेर सिंह केस हुआ एक 1974 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सेप्ट इन स्फीयर वेयर द गवर्नर इज टू एक्ट एट हिज हर डिस्क्रिशन, द गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर एंड फंक्शन। ही इज देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि केवल उसी मैटर को छोड़ पे केवल उसी मैटर पे जो गवर्नर होगा अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है जो उसके डिस्क्रिशन के अंदर आता हो। बाकी सारे मैटर पे उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की बातें माननी पड़ेगी। ठीक है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट पर्सनली विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अगेंस्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, गवर्नर को बेसिकली जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, अपने पर्सनल डिस्क्रिशन के हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने पर्सनल डिस्क्रिशन से करता है तो कहीं ना कहीं डेडलॉक क्रिएट होगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। हालांकि ये टसल अक्सर देखा जाता है जब सेंटर में किसी दूसरी गवर्नमेंट होती है पावर में और स्टेट में कोई दूसरी पार्टी गवर्नमेंट में रहती है। ठीक है, तो ऐसा टसल देखने को मिलता है। Wherever the Constitution required the satisfaction of the governor, the satisfaction is not personal satisfactions। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रोविजन है जहाँ पे मेंशन है सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर का मतलब ये नहीं कि गवर्नर का इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन का मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन। ओके, अब कुछ मिनिस्टर से उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर देखते हैं। तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर हम देख चुके हैं, चीफ मिनिस्टर गवर्नर के थ्रू अपॉइंट होगा और जो अदर मिनिस्टर होंगे वो गवर्नर के थ्रू अपॉइंट होंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर केवल उन्हीं पर्सन्स को मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जिसे रिकमेंड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर्स। बट देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। देखो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हमने देखा था कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ स्टेट में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो जैसे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया एंड उड़ीसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है कुछ स्टेट में। ओरिजिनल दिस प्रोविजन वाज एप्लीकेबल टू बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इनिशियली क्या था कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए ही बनाया गया था, बट 94th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2006 का, जिसमें बिहार को इस प्रोविजन से बाहर, जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है, बिहार को इससे बाहर कर दिया जाता है। ओके, और एक स्पेशल स्टेट, इसमें दो अलग स्टेट बाद में ऐड होते हैं, कौन कौन से, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक,
ओके, अब बिहार को इससे रिमूव क्यों किया गया? क्योंकि बिहार में कोई शेड्यूल एरिया नहीं था, इसी वजह से इसको रिमूव कर दिया गया लेटर ऑन। ठीक, हालांकि है थोड़ी ट्राइबल्स पॉपुलेशंस बट बहुत कम है। ठीक, तो इसी वजह से बिहार को बाहर कर दिया गया। द सेम अमेंडमेंट आल्सो एक्सटेंड द अबव प्रोविजन टू न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड हमें पता है लेटर ऑन फॉर्म होते हैं। ठीक, आई थिंक 2006 के आसपास। ठीक, तो इन पे क्या होता है, इनको इसके अंदर रख दिया जाता है। यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट एक्सटेंड हो जाता है, ये 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के थ्रू ही। ठीक, तो 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 क्या करता है, बिहार में जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है, बिहार को उससे बाहर कर देता है। मतलब बिहार में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नहीं होगा, बट 2 अदर स्टेट को भी ऐड करता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड को। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यूजुअली द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आइदर द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। जनरली क्या होता है कि चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर्स हो, उन्हीं मेंबर्स को ही एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। बट इन सर्टेन केसेस कि मान लो किसी अदर पर्सनस को जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो हाउस हैं, दोनों हाउस हैं स्टेट के, उससे बाहर किसी मेंबर को अगर मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है तो 6 मंथ के अंदर उसको अपनी मेंबरशिप लेनी होगी हाउसेस में। अगर वो नहीं लेता तो 6 मंथ के बाद उसकी जो मिनिस्टर्स की पोजीशन होगी वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगी। मतलब वो कोई भी पर्सन 6 मंथ से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं रह सकता बिना हाउस का मेंबर हुए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ए मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस। मान लो कि कोई मेंबर था, मान लो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर था। ठीक, अब अगर वो मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो ऐसा नहीं कि वो केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही अपनी बातें रख सकता है, वो दूसरे हाउस में भी जाके बैठ सकता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जाके बैठ सकता है, उसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट इसके पास वोटिंग पावर नहीं होगी। ठीक, अदर हाउस में जब ये बैठेगा केवल वोटिंग पावर जिस हाउस का वो मेंबर है उसी हाउस में होगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, ठीक, तो कोई भी मिनिस्टर अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले उसे ओथ दिलाई जाती है। उस ओथ में कौन, सबसे पहली बात तो उसे ओथ कौन दिलाता है, जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर ओथ उन्हें दिलाता है पहली बार। अपने ओथ में ये क्या स्वेयर करते हैं, तो ये स्वेयर करते हैं कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए हमारा फेथ है, ट्रू फेथ रहेगा एंड एलिजेंस रहेगा टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो सोवरेंटी और इंटीग्रिटी अपहोल्ड करेंगे इंडिया की, टू फेथफुली एंड कॉन्सियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज हर ऑफिस। एक फेथफुल तरीके से, ठीक है, और पूरी सजगता के साथ जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उन्हें वो डिस्चार्ज करेंगे अपनी ऑफिस की। फोर्थ है टू डू द राइट ऑफ ऑल मैनर्स ऑफ पीपल इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। वो हर एक तरीके से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों के वेलफेयर में काम करेंगे, बिना किसी के फेवर में या किसी डर के या किसी के लिए अफेक्शन या कोई गिलविल के बिना काम करेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फेवर तो भाई होता है, डेमोक्रेसी है। द पर्सन्स आर द पार्लियामेंटेरियन आर अपॉइंटेड बाय द पीपल्स and it is well known that the compositions of different state varies on the basis of religion, caste. Okay, so of course it is very genuine and it is generally happen in each and every state, if I am not wrong, that the persons always favors one group over the others, the groups who have the majority within that state. Okay, so हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि जनरली ऐसा नहीं है, वो फेवर करता है क्योंकि उसे नेक्स्ट इलेक्शन भी जीतने होते हैं। ठीक है, यही मैटर है। In his her oath of secrecy, the minister swear that he will not directly, indirectly communicate or reveal to any persons any matter that is brought under her consideration or become known to him her as a state minister, except as may be required for the due discharge of his her duties as such ministers। ठीक है, जो oath of secrecy भी दिलाई जाती है मिनिस्टर को, उसमें क्या शपथ लेते हैं, ये बोलते हैं कि भाई देखो, हम किसी भी मैटर को, जो कोई भी मैटर हमारे अंडर आता है, जो कोई भी मैसेज हमें कन्वे किया जाता है, वो हम किसी को रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि अदर्स पर्सन उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है,
तो वो रिवील नहीं करेंगे जब तक वो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं हो जाता, उनकी ये ड्यूटीज़ नहीं बन जाती कि वो उस मैटर को रिवील करें। ठीक। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो सैलरी एंड अलाउंस होंगी मिनिस्टर्स की, स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा टाइम टू टाइम। हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें घुमा घुमा के बताई गई हैं। ए मिनिस्टर गेट सैलरी एंड अलाउंस विच आर पेबल टू ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मिनिस्टर्स की जो सैलरी होगी वो जो अदर मेंबर होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के उन्हीं के बराबर ही होगी। इसके अलावा उसको कुछ सैंक्चुअरी अलाउंस भी मिलेंगे। ठीक है, उसके रैंक के हिसाब से। फ्री एकोमोडेशंस मतलब फ्री में रहने के लिए घर मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवल करने के लिए उसको अलाउंस कुछ मिलेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा मिलेंगी। अब कुछ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, आर्टिकल 164, द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो मिनिस्टर होंगे वो जो मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब अगर कोई भी काम करते हैं तो उनको जवाबदेह, मतलब जवाब जो मेंबर्स होंगे अदर मेंबर्स होंगे मिनिस्टर को उन्हें जवाब भी देना होगा। ठीक है। Article 164 clearly state that the Council of Ministers is collectively responsible to the State Legislative Assembly of the state. Article 164 बहुत क्लियर कट बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिस्पॉन्सिबल होंगे। दिस मीन्स दैट ऑल मिनिस्टर ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑल देयर एक्ट ऑफ अमीजन एंड कमीशन। जो कोई भी काम करते हैं उसके लिए सारे जो मेंबर्स होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। वो कहीं ना कहीं एक टीम की तरह काम करेंगे। ठीक है, स्विम और सिंक करेंगे टुगेदर। ठीक, स्विम और सिंक का मतलब, तो भाई ठीक, अब देखो आगे हम देखते हैं इसका मतलब। दे वर्क एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो मेजोरिटी होल्ड नहीं करते ऑफिस में। तो इस केस में जो मिनिस्टर होंगे उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, भले वो मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्यों ना हो। अल्टरनेटिवली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ग्राउंड दैट द हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टेड फेथफुली एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शन। दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब जो इलेक्टोरेट हैं, मतलब जो पीपल्स हैं, उनके विल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। इस ग्राउंड पे गवर्नर डिसॉल्व भी कर देगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब चाहेगी तो भाई वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर देगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी चाहेगा तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी डिसॉल्व करवा देगा। ठीक, गवर्नर से कह के कि मतलब ये जो है अब विल पीपल्स का रिप्रेजेंट नहीं कर रही है असेंबली, इसलिए आप इसे डिसॉल्व कर दो। तो जो स्विम एंड सिंक टुगेदर का मतलब है, उसका मतलब यही है। द गवर्नर में नॉट ऑब्लिक टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो गवर्नर को बोला गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू कि भाई आप असेंबली को डिसॉल्व कर दो, ऐसा नहीं कि गवर्नर बात मान लेगा तुरंत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेजोरिटी ही नहीं है हाउस में, ठीक है, मान लो कि कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी लॉस कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बदला लेने के लिए बोल दें कि भाई अब असेंबली को आप डिसॉल्व करो। भाई आप खुद जो कॉन्फिडेंस है लूज कर चुके हो जो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसलिए आपकी बात नहीं मानी जाएगी। जरूरी नहीं कि गवर्नर आपकी बात माने इस केस में। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो मीन्स दैट द कैबिनेट डिसीजन बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर इवन इफ दे डिफर इन कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक और मतलब हुआ कि जो कैबिनेट का डिसीजन होगा वो सारे मिनिस्टर पे बाइंडिंग होगा। जो कैबिनेट के अंदर डिसीजन लिया जाएगा ना, वो सारे मिनिस्टर पे बाइंडिंग होगा। कैबिनेट हम पढ़ चुके हैं कि कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उससे उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं वो मिलकर आपस में कैबिनेट बनाते हैं। तो जो मेन डिसीजन लेती है वो कैबिनेट ही लेती है, और बाद में सारे मेंबर्स उस पर अपनी राय देते हैं कि हाँ भाई हम सहमत हैं। ठीक है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाई एंड बाय द कैबिनेट डिसीजन एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट लेजिस्लेचर। ये हर एक मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो कैबिनेट के डिसीजंस को के साथ रहें और सपोर्ट करें, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सपोर्ट करने की बात हो या स्टेट लेजिस्लेचर के बाहर सपोर्ट करने की बात हो। इफ़ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद द कैबिनेट डिसीजंस एंड इज़ नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट,
मान लो कि कोई ऐसा मिनिस्टर है जो कैबिनेट के डिसीजन से एग्री नहीं करता है। कैबिनेट तो भाई एक छोटी बॉडी होगी, उसमें कुछ ही मेंबर्स होंगे, कुछ बहुत पॉपुलर मिनिस्ट्री के मेंबर ही होंगे। अब मान लो कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया, बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो कैबिनेट का मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर उस डिसीजन से एग्री नहीं कर रहा है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि भाई आप रिज़ाइन दे दो। ठीक, अगर नहीं सहमत हो रिज़ाइन कर दो। सेवरल मिनिस्टर हैव रिजाइंड इन द पास्ट ऑनिंग देयर डिफरेंसेस विद द कैबिनेट। बहुत बार ऐसा हो चुका है, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी हिंदू जो बिल था, ठीक है, हिंदू कोड रिलेटेड समथिंग था, तो उस पर एग्री नहीं कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू से, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अब ये तो हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा आर्टिकल 164 के अंदर। अब कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बात करता है आर्टिकल 164, जैसे कि आर्टिकल 164 आल्सो कंटेन्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट स्टेट दैट द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। मिनिस्टर्स होल्ड करेंगे ऑफिस जब तक गवर्नर चाहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर का जब मन करे मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जब तक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लेजिस्लेटिव असेंबली में एंजॉय करते हैं, तब तक गवर्नर उन्हें रिमूव नहीं कर सकता। बट द गवर्नर कैन रिमूव द मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। बट अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस करे कि भाई इस मिनिस्टर को आप रिमूव कर दो, तो गवर्नर रिमूव कर सकता है, ठीक है, या बोल सकता है कि भाई अब आप अपना रिजाइन दे दो, ठीक। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर द चीफ मिनिस्टर, देखो जो ऊपर वाली लाइन थी, चीफ मिनिस्टर चाहे तो बोल सकता है जो अदर मिनिस्टर हैं कि भाई आप किसी मिनिस्टर्स को अगर उसको लगता है कि वो उसके व्यू से जो है डिसीजन से सहमत नहीं है, तो बोल सकता है कि भाई आप रिज़ाइन कर दो, या फिर गवर्नर को भी एडवाइस कर सकता है कि आप इनको मिनिस्ट्री से हटा दो, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे, एडवाइस द गवर्नर टू डिसमिस हिम। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर द चीफ मिनिस्टर कैन इंश्योर दैट रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। गवर्नर अपने इस पावर का यूज़ करके जो चीफ मिनिस्टर अपने इस पावर का यूज़ करके जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको मेंटेन रखता है विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, एज एट द सेंटर देयर इज नो प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिस्टम लीगल रिस्पॉन्स। देखो जनरली क्या होता है, ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो किंग होता है या क्वीन होती है वो नॉमिनल हेड होता है, बट जो फाइनल मोहर लगती है उसी की लगती है। तो उसके मोहर के साथ साथ जो क्वीन या किंग है उसके सिग्नेचर के साथ साथ जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी सिग्नेचर करते हैं किसी भी मैटर पे, तो सिग्नेचर करने से एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस मैटर को लेके। बल्कि हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, गवर्नर का ही सिग्नेचर से सारी काम होती है, ऐसा नहीं कि उसमें जो मिनिस्टर्स हैं जो मेंबर्स हैं उनकी भी सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सबसे अच्छी भाषा में, आप इसे सबसे ईजी भाषा में ऐसे समझिए, हमने ऊपर पढ़ रखा है कि जो कोई भी एक्शन लिए जाते हैं गवर्नर के नेम से ही लिए जाते हैं। तो मान लो एक पर्चा आया, ठीक है, उस पर्चे पे उस मैटर पे अप्रूवल देना है, उस पर्चे में कोई मैटर है जिस पे अप्रूवल देना है, गवर्नर की साइन ही सिर्फ उस पर होगी। अगर गवर्नर के साथ अदर मिनिस्टर्स हो गए या मेंबर्स हो गए, ठीक है, अगर उनकी भी साइन बगल में करने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे। अगर उनके साइन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, केवल जो गवर्नर है उसी के साइन से काम चल जा रहा है, तो उसे नॉन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, ठीक है। मोरओवर द कोर्ट्स, और ये मिनिस्टर्स की मैं साइन कर रहा हूँ, मिनिस्टर के साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोरओवर द कोर्ट्स आर बेयर्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर, ठीक है। कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकती कि भाई क्या एडवाइस जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने गवर्नर को दी है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंपोजिशन क्या होगा, इसकी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके साइज से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता, ठीक है। ना ही मिनिस्टर्स की रैंकिंग क्या होगी उससे रिलेटेड मैटर पे बात करता है। जनरली ये चीफ मिनिस्टर से डिटरमाइन करता है कि भाई क्या साइज होगी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अकॉर्डिंग टू उसको जितने वर्क, जैसे मान लो कि अगर ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनकी साइज को घटा और बढ़ा भी सकता है वर्क लोड के हिसाब से चीफ मिनिस्टर, ठीक है।
लाइक एट द सेंटर इन द स्टेट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। जैसे सेंटर में हमने देखा था कि वहाँ पे 3 कैटेगरी के मिनिस्टर थे, उसी तरीके से स्टेट में भी 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर सबसे हाईएस्ट रैंक वाले, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमने देखा था, फिर डिप्टी मिनिस्टर देखा था। सेम पैरेलल है सेंट्रल लेवल पे, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक्स, एम्यूलमेंट्स। अब इनके बीच डिफरेंसेस क्या है? तो रैंक से रिलेटेड उनके रैंक के हिसाब से डिफरेंसेस है, एम्यूलमेंट्स के हिसाब से डिफरेंस है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिफरेंसेस। भाई जो कैबिनेट मिनिस्टर की, जो जैसे मान लो कि राजनाथ सिंह हो गए, तो जो राजनाथ सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो स्मृति ईरानी की तो होगी नहीं। ये जो छोटे मोटे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो उतनी पावर उनके पास नहीं होगी जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास होगी, या जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनके पास इतनी पावर नहीं होगी जो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होगी। तो इसी हिसाब से ये डिफरेंसेस हैं। एट द टॉप ऑफ ऑल दिस मिनिस्टर स्टैंड द चीफ मिनिस्टर। इन सारे मिनिस्टर्स के ऊपर सबसे कौन रहेगा? चीफ मिनिस्टर रहेगा, ठीक है। सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होता है स्टेट का, ठीक। एट द टाइम्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आल्सो इंक्लूड द डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स। ऐसा होता था पहले ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी कॉन्सेप्ट होता था, बट कहीं ना कहीं एक ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का रीज़न था वो पॉलिटिकल रीज़न था। हालांकि अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं स्टेट है, नहीं होता है मैक्सिमम स्टेट में। कुछ ही स्टेट हैं जहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी केवल कुछ पॉलिटिकल रीज़न की वजह से। मान लो बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब बीजेपी गवर्नमेंट को क्या करना है कि कुछ जो जनरली बीजेपी गवर्नमेंट को कंसीडर किया जाता है कि ये जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी सरकारें होती हैं। बट अगर उसको वोट लेना है कुछ छोटे कास्ट के लोगों का भी, मतलब जो माइनॉरिटी हैं उनका भी वोट लेना है, जैसे मुस्लिम का वोट लेना है, तो क्या करेगी? किसी मुस्लिम पर्सन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देगी। तो लोगों को लगेगा कि नहीं, ये जो सरकार है वो हमारे मेंबर्स को भी जगह दे रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रही है, मतलब ये हमारे फेवर की गवर्नमेंट है, इसलिए हम इसे वोट करेंगे। तो ये पॉलिटिकल रीज़न है, ठीक है। द कैबिनेट मिनिस्टर हैड द इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लाइक जैसे देखो जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री होंगे उसे हेड कौन करेगा? कैबिनेट मिनिस्टर हेड करेगा, ठीक है। दे आर मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे कैबिनेट के मेंबर होंगे, कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड करेंगे और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पॉलिसीज़ को डिसाइड करने में। दस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड ओवर द इंटायर गैमेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब द मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट और कैन अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हो सकता है कि इन्हें किसी मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से इन्हें अटैच कर दिया जाए। मतलब कि कोई मिनिस्ट्री है, ठीक है, मान लो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। अब फाइनेंस किसी मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, ठीक। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऐसा हो सकता है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनको इस डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाए, ठीक है, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर से इन्हें अटैच कर दिया जाए। However, they are not member of cabinet and do not attend the cabinet meeting। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, ना ही ये कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड करते हैं, अनलेस कब तक? जब तक कि इन्हें स्पेशली इनवाइट ना किया जा रहा हो। जैसे मान लो कि किसी डिपार्टमेंट का, किसी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का कोई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हेड है, ठीक है। अब उसके मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो उसका डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो उस पर उसका ओपिनियन लेने के लिए उसे कैबिनेट में इनवाइट किया जा सकता है। बट जनरली क्या होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इन द रैंक डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, उसके नीचे आता है डिप्टी मिनिस्टर्स। इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता किसी डिपार्टमेंट का, ठीक है। इन्हें बेसिकली अटैच्ड ऑफिस मिलती है कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड, ठीक है। और ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को करने में, पॉलिटिकल या फिर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ को करने में। ये भी कैबिनेट के मेंबर होते नहीं हैं और ये कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं। कैबिनेट की बात करें, स्मॉलेस्ट बॉडी है कॉल्ड कैबिनेट, न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर हम एक एटम मान लें तो उस एटम का न्यूक्लियस कौन है? तो ये कैबिनेट होता है, ठीक है। कैबिनेट में केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं।
एक सेंट्रल अथॉरिटी है। जनरली जो कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कैबिनेट के थ्रू ही डिसीजन लिए जाते हैं। बाद में उस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बता दिया जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्री कर जाते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्री नहीं करते उस डिसीजन पे तो चीफ मिनिस्टर उन्हें रिज़ाइन देने को भी बोल सकता है या फिर गवर्नर को रिकमेंड कर सकता है कि आप इनको ऑफिस से बाहर कर दो। अब देखो कैबिनेट का कुछ रोल होता है, जैसे कि सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन ए पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्टेट। स्टेट के अंदर अगर कोई हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है तो कौन है? कैबिनेट है। जो चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी भी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक। चीफ कोऑर्डिनेटर होता है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। गवर्नर, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नर, ठीक है, ये गवर्नर को एडवाइस भी करती है। इट इज़ द चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड दस डील विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशंस। जो क्राइसिस के टाइम पे अगर स्टेट में कोई क्राइसिस आता है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन से कौन डील करता है? ये कैबिनेट ही डील करती है। जो मेजर लेजिस्लेटिव या फाइनेंशियल मैटर हैं उनसे भी ये कैबिनेट ही डील करती है। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सीनियर सेक्रेटरी। जो हायर अपॉइंटमेंट होता है ना, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ कुछ हो गई, यूपीएससी, ठीक है, चेयरमैन एक्सेट्रा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एक्सेट्रा, ठीक है, स्टेट लेवल पे, तो उन हाईएस्ट लेवल की जो अपॉइंटमेंट है उन्हें कैबिनेट ही मंजूरी देता है। अब कैबिनेट की कुछ कमिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। जैसे देखो कैबिनेट खुद में अगर हर एक काम को करना चाहे तो नहीं कर सकती, ठीक है, इसीलिए काम का डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हो सकता है ना कि कुछ के अंदर कोई स्पेशलिटी हो, वो अलग अलग फील्ड के जानकार हों, तो उसके लिए उन्हें अलग अलग जो कमिटीज़ हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो इंडिविजुअली वहाँ पे अच्छे से डिसीजन ले सके। द कैबिनेट वर्क थ्रू वेरियस कमिटी, बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं, कैबिनेट उसी के थ्रू हेल्प करता है और उस कमेटी को क्या बोलते हैं? कैबिनेट कमेटी बोलते हैं। अब इसे देख लो, मान लो कि कोई 5 मिनिस्टर हैं, ठीक है, कैबिनेट में 3 मिनिस्टर का एक अलग ग्रुप बना दिया, फिर जो 3 मिनिस्टर हैं उनको अलग एक ग्रुप में रख दिया, ठीक, तो वो ऐसे ऐसे कमेटी बनती है कैबिनेट की, ठीक है, तो वो जो ग्रुप बनता है उसे ही कैबिनेट कमेटी बोलते हैं। कैबिनेट कमेटी भी 2 टाइप की होती है, जैसे कि एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है, मतलब हमेशा के लिए एक बार बन गई तो हमेशा माना जाता है, ठीक है, जबकि अगर एडॉक कमेटी की बात करें तो ये टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाई जाती है। मान लो किसी स्पेशल मैटर को देखना हुआ तो टेम्परेरी पीरियड के लिए एडॉक कमेटी इस्टेब्लिश होती है। किसके द्वारा सेटअप होती है? चीफ मिनिस्टर सेटअप करता है इस कमिटीज़ को, कैबिनेट कमिटीज़ को, जब उसे लगता है कि हाँ भाई थोड़ा किसी मैटर पे काम करना है, ठीक है, तो जो एडॉक कमेटी है उसको चीफ मिनिस्टर सेटअप कर सकता है, ठीक है, उसको टेम्परेरी वर्क लोड के लिए, ठीक है, ये सिचुएशन जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से टेम्परेरी जो एडॉक कमेटी होगी कैबिनेट की उसे सेटअप कर सकता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर होती है। हैंस देयर नंबर, नॉमिनिकेशन, कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, समय के साथ साथ जो ये कमिटीज़ होती हैं इनके कंपोजिशन, मतलब कितने मेंबर हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, उनका मैटर क्या है उसी हिसाब से उनके नेम वगैरह भी चेंज होते रहते हैं, ठीक, तो वो टाइम के हिसाब से इनमें चेंजेस होते रहते हैं, जैसा जितना काम वैसे उतने मेंबर्स, ठीक है, उस टाइप के मेंबर्स। दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट इशू एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट बट आल्सो टेक डिसीजंस, ठीक है, केवल अब जो कैबिनेट कमेटी हो गई ना, इनका केवल यही काम नहीं है कि प्रपोजल कुछ फॉर्मुलेट करें फिर उसको कैबिनेट में रखें, कैबिनेट फाइनल डिसीजन ले, ऐसा नहीं है। कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जिनमें ये कैबिनेट कमेटी डायरेक्टली डिसीजन लेती हैं। हालांकि फाइनली जो इनके डिसीजन को रिव्यू कौन करता है? तो कैबिनेट ही रिव्यू करता है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल रिलेटेड हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड, जैसे आर्टिकल 163 हमने देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, जिसका काम क्या होगा? एड एंड एडवाइस करना गवर्नर को। 164 हमने देखा था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी हमने यहीं पे की थी। आर्टिकल 166 हमने देखा था, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस कैसे होगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल 166 के अंदर डील होता है। आर्टिकल 167 किस चीज़ से डील करता है? ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर एज ए रिस्पेक्टिंग द फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 166 चीफ मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज़ मेंशन करता है कि भाई ये ड्यूटीज़ हैं चीफ मिनिस्टर की, किस चीज़ से? जो इन्फॉर्मेशन करना है उसको गवर्नर को, ठीक है। एक प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर कौन, चीफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 177 मिनिस्टर्स के राइट क्या होंगे हाउस में, उससे डील करता है आर्टिकल 177। सो इसी के साथ हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर 33, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब हम एग्जीक्यूटिव जो था स्टेट लेवल पे उसे हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की। ये भी कहीं ना कहीं पैरेलली काम करता है, जो सेंट्रल लेवल पे जो लोकसभा होती है, ठीक है, उसके पैरेलली ही काम करता है। तो ये भी इजी ही चैप्टर होगा एंड आई थिंक it will also not be too lengthy since we have already read these provisions within the central government, but yeah, it is lengthy, not too short, okay, because I think Lakshmikant have their own way to explain the things, okay, to put the content in different chapter, and in one way or other way it is also very helpful because in each and every chapters we generally revise the concept that we have read in previous chapters, so it is also helpful in revision. But especially when you have read this book multiple times, so sometimes it is feel a little bit overwhelming, okay, because you have read the same things again and again, and as you all know, revision is the toughest thing in this journey, okay. So this is enough for today. So in next chapter we are going to discuss chapter number 33, that is state legislature. अब यही कुछ चैप्टर हैं, उसके बाद जो हमारा वर्कलोड होगा कम हो जाएगा, छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।